स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल बे ऑन साइंस में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे समुद्रों से ऊर्जा, जो कि हमारा ऊर्जा के स्रोत चैप्टर अध्याय 14 से है। फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 10 का NCERT बुक पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है समुद्रों से ऊर्जा, इसमें भी 3 तरह का ऊर्जा है: ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और महासागरीय तापीय ऊर्जा। तो चलिए फ्रेंड्स, एक को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। इसके बाद हम लोग इसके प्रश्नों के उत्तर देंगे और क्रियाकलाप को करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिया हुआ है ज्वारीय ऊर्जा। ये जो ज्वारीय ऊर्जा है, ये जो किस तरह से उत्पन्न होती है, ये दिया हुआ है। देखिए, घूर्णन गति करती पृथ्वी पर मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण सागरों में जल का स्तर चढ़ता है व गिरता रहता है। मतलब कि पृथ्वी जो है हमेशा तो घूर्णन गति करती ही रहती है, और यहाँ पर जो घूर्णन गति होता है, इसमें चंद्रमा के जब गुरुत्वीय खिंचाव होता है तो उसके कारण जो हम लोग का सागर है या समुद्र है, वहाँ का जल स्तर में यहाँ उतार या चढ़ाव होता है। यदि आप समुद्र के निकट रहते हैं तो फ्रेंड्स, हम लोग को तो समुद्र के निकट नहीं रहते हैं। जो लोग रहते हैं या कभी घूमने गए हैं अथवा कभी समुद्र के निकट किसी स्थान पर जाते हैं, तो प्रयास करिए कि यह आप प्रेक्षण कर सकते हैं कि समुद्र में जल का स्तर दिन में किस प्रकार परिवर्तित होता है, और इस परिघटना को ज्वार भाटा कहते हैं। दिन में जो घटता बढ़ता है जल का स्तर, उसी को ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटे में जल के स्तर के चढ़ने तथा गिरने से हमें ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। और जो फ्रेंड्स, ये जो जल का स्तर है, इसका चढ़ाव या गिराव होता है, इससे हम लोग को ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध बनाकर किया जाता है। अब इस ऊर्जा को हम लोग को प्राप्त करना है, तो जहाँ सागर या समुद्र का कोई संकीर्ण क्षेत्र है अथवा या छोटा क्षेत्र है, वहाँ पर बांध का निर्माण कर लिया गया, और उसके द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, टरबाइन को स्थापित कर दिया जाता है, और ज्वारीय ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करके वहाँ पर यूज किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे देखते हैं। निर्माण करके किया जाता है। बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रकार के बांध निर्मित किए जा सकने वाले स्थान जो है सीमित हैं, और जो ऐसा स्थान है वो सीमित है, यानी कि बहुत कम है, इसकी उपलब्धता कम है। आगे देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है तरंग ऊर्जा। तरंग ऊर्जा में दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर, इसी प्रकार समुद्र के तट के निकट विशाल तरंगे, जिस तरह से फ्रेंड्स समुद्र में ज्वार भाटा आता है, उसी तरह से समुद्र में तरंगे उत्पन्न होती है। तो देखिए यहाँ पर तरंग में क्या क्या होता है। इसी प्रकार समुद्र के तट के नीचे विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा को भी विद्युत उत्पन्न करने के लिए इसी ढंग से ट्रैप किया जाता है। और अब फ्रेंड्स, जो ये तरंग उत्पन्न होती है, इसको भी हम लोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए कोई युक्ति से इसको हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रैप किया जाता है, यानी कि इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से समझ सकते हैं। महासागरों के पृष्ठ पर आर पार बहने वाली प्रबल पवन तरंगे उत्पन्न करती है। अब जो तरंग उत्पन्न होता है, ये जो है पवन यानी कि जो है हवा तरंगे उत्पन्न करती है। तरंग ऊर्जा का वहीं पर व्यावहारिक उपयोग हो सकता है जहाँ तरंगे अत्यंत प्रबल हो, यानी कि मजबूत हो। तरंग ऊर्जा को ट्रैप करने के लिए विविध उक्तियाँ विकसित की गई है। अब इसको पकड़ने के लिए, कैप्चर करने के लिए या इसका उपयोग करने के लिए विभिन्न उक्तियाँ, यानी कि बहुत सारे जो है इसके ऊपर जो है कार्य किया गया है, ताकि टरबाइन को घुमाकर अब इस ऊर्जा से
क्या किया जाएगा, टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया जा सके। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स महासागरीय तापीय ऊर्जा। ये भी ऊर्जा जो है फ्रेंड्स समुद्र में हम लोग को मिलती है। तो आइए देखिए हम लोग देखते हैं कि जो महासागरीय तापीय ऊर्जा है कैसे प्राप्त होता है। तो इसमें दिया हुआ है बुक में हम लोग का एनसीईआरटी में कि समुद्र अथवा महासागरों के पृष्ठ का जल सूर्य द्वारा तप्त होता है यानी कि गर्म होता है, जबकि इनके गहराई वाले भाग का जल अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। यानी कि जो जल है समुद्र का वो समुद्र के पृष्ठ का ऊपर में तप्त गर्म हो जाता है और गहराई में ठंडा होता है। ताप के इस अंतर का उपयोग सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र यानी कि ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्सेशन प्लांट या इसको शॉर्टकट में OTEC विद्युत संयंत्र में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित यानी कि काम करता है या शुरू होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर की गहराई पर जल के तापमान में 20 डिग्री का अंतर हो। यानी कि इसका जो ऊपर का तापमान है और नीचे का तापमान है उसमें 20 डिग्री का अंतर होना चाहिए। पृष्ठ के तप्त जल का उपयोग, यहाँ जो गर्म पानी है उसका उपयोग किसके लिए किया जाएगा, अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रवों को उबालने में किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग को गर्म पानी नेचुरल रूप से मिल रहा है, तो उसको उबालने के लिए हम लोग को ज़्यादा उष्मा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पहले से पानी गर्म है तो हम लोग अमोनिया जैसे जो वाष्पशील द्रव है उसको उबालने में कर लेते हैं। इस प्रकार बनी द्रवों की वाष्प फिर जनित्र के टरबाइन को घुमाती है। अब जो वाष्प बनता है उससे जो मोटर है या जनित्र है उसके टरबाइन को घुमाती है। महासागर की गहराइयों से ठंडे जल को पाइपों से खींचकर अब यहाँ देखिए अंदर में ऊपर में गर्म पानी है और नीचे में ठंडा पानी है, तो हम लोग दोनों का यूज कर लेंगे। अब देखिए जो ठंडा पानी है उसको पाइप से खींच लिया जाता है और वाष्प को ठंडा करके फिर से द्रव में संघनित किया जाता है। अब जो वाष्प को हम लोग संघनित किए एकत्र किए उसको हम लोग ठंडा कर लेंगे। और महासागरों की ऊर्जा की क्षमता यानी कि ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा अति विशाल है, परंतु इसके दक्षतापूर्ण व्यापारिक दोहन में कठिनाइयां हैं। और ये जो है महासागरीय तापीय ऊर्जा है ये व्यापक है, बहुत है, लेकिन इसका जो उपयोग है यानी कि व्यापारिक इसका दोहन है उसमें कुछ कठिनाइयां भी आती है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा के अंतर्गत हम लोग को दिया हुआ है भौमिकीय परिवर्तनों के कारण भूपर पट्टी में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों यानी कि गर्म क्षेत्रों में पिघली चट्टानों के ऊपर ढकेल दी जाती है जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती है। इन क्षेत्रों को तप्त स्थल कहते हैं, यानी कि ये जो स्थल है बहुत गर्म होता है। जब भूमिगत जल इन तप्त स्थलों के संपर्क में आती है, अब हम लोग जानते हैं कि ज़मीन के नीचे पानी जमा रहता है, तो इन गर्म स्थानों के संपर्क में जब आती है तो क्या होता है कि वाष्प, यहाँ देखिए भाप उत्पन्न होता है। इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स देखिए, कभी कभी इस तप्त जल को पृथ्वी के पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए निकास मार्ग मिल जाता है। इन निकास मार्गों को गर्म चश्मा अथवा उष्ण स्रोत कहते हैं। कभी कभी यह भाप जो है चट्टानों के बीच में फंस जाता है, यानी कि नहीं निकल पाता है। जहाँ इसका दाब अत्यधिक हो जाता है तब स्थानों तक पाइप डालकर इस भाप को बाहर निकाल लिया जाता है। उच्च दाब पर निकली यह भाप विद्युत जनित्र की टरबाइन को घुमाती है। अब ये जो भाप है जो चट्टान में फंस गया था उसको पाइप से निकाल लेंगे
और यह जो है वाष्प है जो विद्युत संयंत्र की टरबाइन को घुमाती है, जिससे विद्युत का उत्पादन करते हैं। इससे यानी कि इलेक्ट्रिक यहाँ पे करंट बनता है फ्रेंड्स। इसके द्वारा विद्युत उत्पादन की लागत अधिक नहीं है, परंतु ऐसे बहुत कम क्षेत्र हैं जहाँ व्यापारिक दृष्टिकोण से इस ऊर्जा का दोहन करना व्यावहारिक है। मतलब कि इसका लागत तो कम आता है, लेकिन ऐसा क्षेत्र ही कम मिलता है जहाँ की व्यापारिक दृष्टिकोण से इस ऊर्जा को व्यावहारिक रूप से उपयोग किया जा सके। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ इस ऊर्जा का कार्य होता है। जैसे कि न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भूतापीय ऊर्जा पर आधारित कई विद्युत शक्ति का संयंत्र कार्य कर रहे हैं। मतलब इन दोनों क्षेत्रों में कई जगह पर भूतापीय ऊर्जा पर आधारित कई विद्युत शक्ति संयंत्र हैं जो कार्यरत हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स हम लोग का, देखिए नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा में दिया हुआ है फ्रेंड्स, नाभिकीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। तो हम लोग को ये सोचने का विषय है कि आखिर नाभिक से ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आगे दिया हुआ है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, यानी कि नाभिक जो है उसमें विखंडन होगा, यानी कि टूटेगा। और जब नाभिक संलयन होगा तो दो जो है नाभिक जुड़ के उसमें जुड़ेगा और विखंडन में टूटेगा, ये ध्यान रखना है। अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भारी परमाणु जैसे कि यूरेनियम या प्लूटोनियम अथवा थोरियम के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जा सकता है। जब ऐसा किया जाता है तो विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यह तब होता है जब मूल नाभिक का द्रव्यमान व्यष्टिगत उत्पादों के द्रव्यमानों के योग से कुछ ही अधिक होता है। उदाहरण के लिए यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन में जो ऊर्जा मुक्त होती है वह कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 करोड़ गुनी अधिक होती है। यानी कि जो फ्रेंड्स नाभिक से उत्पन्न ऊर्जा होगी, उसका विखंडन से ऊर्जा होगी, उसका अगर हम लोग कोयले के जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे 1 करोड़ तुलना 1 करोड़ गुनी अधिक होती है। तो हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं फ्रेंड्स कि नाभिकीय जो विखंडन है उससे कितना अधिक ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है। विद्युत उत्पादन के लिए डिज़ाइन किए जाने वाले नाभिकीय संयंत्रों में इसी प्रकार के नाभिकीय ईंधन स्वपोषी विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया का एक भाग होते हैं, जिसमें नियंत्रित दर पर ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। अब जो ये ऊर्जा है उसको मुक्त ऊर्जा को उससे भाप बनाएंगे और इससे विद्युत यानी कि करंट उत्पन्न करने में किया जाएगा और करंट से बहुत सारा कार्य होगा। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए क्या आप जानते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में मूल नाभिक तथा उत्पाद नाभिकों के द्रव्यमानों का अंतर डेल्टा एम ऊर्जा ई में परिवर्तित हो जाता है। इस ऊर्जा ई की दर जो है सन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा सर्वप्रथम व्युत्पन्न विख्यात समीकरण ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर द्वारा नियंत्रित की जाती है। यहाँ सी प्रकाश की निर्वात में चाल है। नाभिकीय विज्ञान में ऊर्जा को प्रायः इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि ईवी के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। यहाँ एक ईवी बराबर दिया हुआ है 1.602 गुने 10⁻⁻19 जूल दिया हुआ है। उपरोक्त समीकरण द्वारा यह आसानी से जांचा जा सकता है कि एक एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक U लगभग 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट MeV ऊर्जा के तुल्य होता है। तारापुर जो जगह महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, राणा प्रताप सागर राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु और नरौरा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, काकरापार गुजरात में तथा कैगा ये कर्नाटक में स्थित है
नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की प्रतिष्ठापित क्षमता हमारे देश की कुल उत्पादन क्षमता की मात्र 3% से भी कम है। मतलब कि इतना कम हम लोग नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तथापि बहुत से औद्योगिकृत क्षेत्र अपनी कुल विद्युत शक्ति की आवश्यकता की 30% से भी अधिक की पूर्ति नाभिकीय विद्युत संयंत्रों से कर रहे हैं। तो इतना कम होते हुए भी कोई जो औद्योगिकृत उद्योग है वो 30% से भी अधिक पूर्ति जो है नाभिकीय विद्युत संयंत्रों से करते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आगे दिया हुआ है नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों का प्रमुख संकट पूर्णतः उपयोग होने के पश्चात शेष बचे नाभिकीय ईंधन का भंडारण तथा निपटारा करना है, क्योंकि शेष बचे ईंधन का यूरेनियम अब भी हानिकारक घातक कणों विकिरणों में क्षयित होता है। यदि नाभिकीय अपशिष्टों का भंडारण तथा निपटारा उचित प्रकार से नहीं होता है तो इससे पर्यावरण प्रदूषित हो सकता है। इसके अतिरिक्त नाभिकीय विकिरणों के आकस्मिक रिसाव का खतरा भी बना रहता है। नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों के प्रतिष्ठापन की अत्यधिक लागत, पर्यावरणीय प्रदूषण का प्रबल खतरा तथा यूरेनियम की सीमित उपलब्धता बृहद स्तर पर नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग के निषेधक बना देते हैं। अब फ्रेंड्स, हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें हम लोग को पर्यावरण को ध्यान में रखते चलना है कि पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचे, वहाँ पे उसमें प्रदूषण का खतरा ना बने। यूरेनियम जो है हम लोग इसका उपलब्धता जो है सीमित है और इसका उपलब्धता बृहद स्तर पर जो है नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग को निषेध बनाता है, यानी कि रोकता है। आगे है फ्रेंड्स, देखिए नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों के निर्माण से पूर्व नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग पहले विनाश के लिए किया गया। नाभिकीय हथियार में होने वाली श्रृंखला विखंडन अभिक्रिया का मूल सिद्धांत नियंत्रित नाभिकीय रिएक्टर के सिद्धांत के समान है, परंतु दोनों प्रकार की युक्तियों का निर्माण एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न है। अब देखिए, नाभिकीय जो विद्युत शक्ति है इसका निर्माण जो है ये नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग सबसे पहले विनाश के लिए किया गया, यानी कि युद्ध में कोई भी नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया, हथियार में किया गया। और ये श्रृंखला का विखंडन अभिक्रिया जो है मूल सिद्धांत नियंत्रित नाभिकीय रिएक्टर के सिद्धांत के समान है, परंतु दोनों का जो युक्तियां और निर्माण है एक दूसरे से भिन्न है। इसका उपयोग हम अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं।